कक्षा 12वीं अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है और यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाता है सक्रिय प्रतिरक्षण। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, कैंसर का संबंध होता है। तो ये होता है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से। फिर है सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो उत्पन्न होता है। तो ये होता है ट्रिपिनिमा पेलाइडम द्वारा। इसके बाद है प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी एक अणु है, एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, उसे प्रतिरक्षी कहते हैं। फिर एलर्जी का एक रूप है। तो दमा की जो बीमारी होती है एलर्जी के कारण होती है। फिर है रुधिर में होने वाला कैंसर है। तो रुधिर का कैंसर जो होता है ये कहलाता है ल्यूकेमिया। फिर यहाँ है एड्स परीक्षण किया जाता है। ये किससे किया जाता है? एलिसा टेस्ट से। फिर है ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो ऑन्कोजीन्स से होने वाला जो रोग है वो है कैंसर। फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग होता है रुधिर समूहों की पहचान में, रोग जनकों की विश्वसनीय पहचान में, कैंसर की विश्वसनीय पहचान में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है, उपयुक्त सभी में। फिर है मन परिवर्तन करने वाली औषधि है। तो ऐसी औषधियों को बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधि। चलिए अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर है ह्यूमिलिन, खाली स्थान में भरना है। और क्वेश्चन ऐसा है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो ये क्या है? ह्यूमिलिन है। एड्स खाली स्थान रूप से संचरित होता है। तो ये लैंगिक रूप से संचरित होता है या यौन संचारित रोग है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर है यहाँ पर देख लेते हैं, हेपेटाइटिस रोग खाली स्थान के द्वारा होता है। तो ये होता है विषाणु के द्वारा। फिर है रोग जनक की श्रेष्ठ जैव तकनीक क्या है? तो हम इससे कंट्रोल करते हैं टीकाकरण से। फिर टाइफाइड रोग की पहचान किससे की जाती है? विडाल टेस्ट से। फिर देखिए अगला, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। फील पाँव रोग खाली स्थान के संक्रमण से होता है। तो ये होता है विचेरिया वर्म से। फिर है प्राकृतिक कैनाबिनाइड्स पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कैनाबिस सटाइवा के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी बनाते हैं। तो पहला है एड्स। तो एड्स क्या है? एक ये है यौन संक्रमित रोग। फिर दूसरा है जेनाइटल हर्ब्स। तो ये हर्ब सिंप्लेक्स से रिलेटेड है। तीसरा है सिफिलिस। तो सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से। फिर है कैनफ्राइड। तो ये जो है ये हीमोफिलस ड्यूक्रियाई से। फिर है गोनेरिया। तो ये होता है नेजेरिया गोनेरिया से। अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से है एड्स। तो एड्स जो है ये एंटी रिट्रोवायरल बोल सकते हैं, इसका कंट्रोल होता है। फिर रोग निरोधक। तो रोग निरोधक कौन सा चीज़ कहलाता है? टीकाकरण। फिर तीसरा है किण्वन। तो किण्वन किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा। फिर ये ह्यूमिलिन है। तो ह्यूमिलिन जो है इक्विलाई से प्राप्त जो है ये कृत्रिम हार्मोन है इंसुलिन। फिर यह जो है मोती झीरा, इसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं। तो एक ये किस तरह का है? जीवाणु रोग है। चलिए अब देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो ये होता है प्लाज्मोडियम। फिर है एचआईवी का पूरा नाम। तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो ये पाया जाता है निकोटिन। फिर है मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो ये होती है मादा एनोफिलीज मच्छर। फिर यहाँ पर अगला देखिए,
एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एक ई का मतलब एंजाइम है, एल का मतलब लिंक्ड है, आई का मतलब इम्यूनो है और एस का मतलब सार्वेंट एसे। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना ही आता है। फिर है कीमोथेरेपी से किस रोग का इलाज किया जाता है? तो कैंसर का। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है एचआईवी संक्रमण से होने वाली बीमारी क्या है? तो ये बीमारी कहलाती है एड्स। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है केवल हम वही प्रश्न देख रहे हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु या ओंकोजेनिक वायरस कहलाते हैं। तो चाहे आप हिंदी लिख दीजिए, चाहे इसको इस तरह से अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख दीजिए। फिर है विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दो मुख्य कोशिकाओं के समूह का नाम लिखिए। तो ये होती है टी लिम्फोसाइट्स और होती है बी लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है मेटा स्टेटिस से क्या मतलब है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी अक्सर आता है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब 2 नंबर के प्रश्नों को देखना है। तो अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें पोषण के अभाव में रखती हैं। ऐसे अर्बुदों की कोशिकाओं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों में पहुंच जाती हैं और जहां भी ये पहुंचती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। यही क्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न है जन्मजात तथा अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो जन्मजात में देखिए यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से होती है। यह प्रतिरोधकता जीवों में जीवन काल में विकसित होती है। यह सक्रिय प्रकार की होती है। यह प्रतिरोधकता सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो बी कोशिका होती है और टी कोशिका होती है, जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, क्या करती हैं, इनको समझाना है। तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणी अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा तथा बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण करने में कार्य करती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण हैं? तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं। व्यसन का मतलब होता है किसी चीज का लत लग जाना। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। इसका कारण क्या है? अधिक उत्सुकता हो जाना कि देखें भला क्या होता है इसको खाने के बाद, उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति होना, अधिक कार्य क्षमता की इच्छा होना, कल्पना लोक की सैर करना, सामाजिक दबाव है और इसके बाद निराशाओं और चिंता से छुटकारा पाना है, पारिवारिक इतिहास है, व्यापारिक प्रचार एवं असामाजिक तत्व हैं, दर्द से आराम है। इस तरह से जो होता है ये प्रमुख कारण होते हैं औषधि व्यसन के। फिर देखिए मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अल्कोहल आप समझ लीजिए शराब है और शराब से क्या प्रभावित होता है हमारा समाज, वो हमको लिखना है। तो आप अपने से भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क नियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है, गलत सही सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ज़्यादा सेवन से अमाशय, हृदय, यकृत, विक्र एवं अन्य अंगों की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है। अल्कोहल के आदि व्यक्ति की पुतलियां फैल जाती हैं। कुछ दिनों बाद प्रायः व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे की ओर हैं। ये जो अभी हम प्रश्न देख रहे थे ये बीच-बीच में थे। तो देखिए, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं
जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हम निम्नलिखित उपाय सुझाएंगे। देखिए, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। खाने और पानी आपूर्ति के संसाधनों को स्वच्छ रख रखाव रखने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना, रोग वाहकों पर नियंत्रण रखने जैसे उपायों पर ध्यान देना, जैसे गंदगी की ढेर न होना, गंदे पानी को इकट्ठे न होने देना, इस तरह से हम व्यवस्था कर सकते हैं। अपशिष्टों का समुचित निपटारा करना ताकि वातावरण स्वच्छ रहे, इस तरह से हम संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार सहायता की है? तो यदि हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, इनके संक्रामक रोगों को फैलाने वाले जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कैसे रोगों को नियंत्रित करने में सहायता किया, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। जैसे टीका के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम से चेचक, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। प्रतिजैविकों एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों को प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। इस तरह से जीव विज्ञान का ये महत्व है कि हम संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर सके उनके अध्ययन के द्वारा। ये सारा कॉमन सेंस वाले प्रश्न हैं, अपने से सोच के लिख सकते हैं। इसको देखिए, इम्पॉर्टेंट है, ये टुकड़े में भी आ सकता है। जैसे अमीबिता, मलेरिया, एस्केरिसिता, निमोनिया कैसे होती है? एक-एक भी पूछ सकता है, चारों को इकट्ठा भी पूछ सकता है, कोई 2 भी पूछ सकता है। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि किसी भी तरीके से पूछे, आपसे बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं अमीबता। मानव की वृहत आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से अमीबता या अमीबिएसिस की बीमारी होती है। इसमें कोष्ठबद्धता माने कब्ज की बीमारी होती है, उदरी पीड़ा, पेट में पीड़ा होती है, ऐंठन होता है, अत्यधिक श्लेष मल निकलता है, रक्त के थक्के वाला मल भी निकल सकता है, इस रोग के लक्षण हैं। और ये फैलता कैसे है? घरेलू मक्खियाँ इस रोग की वाहक होती हैं। ये परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। तो इस तरह से अमीबता की बीमारी फैलती है। अब अगला भाग इसका था मलेरिया। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवन से होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये होती हैं इनकी जातियां। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव में इस रोग का संचारण करती है। इसके बाद है एस्केरिशिता। तो ये क्या है? आंत्र परजीवी एस्केरिसिस से एस्केरिशता नामक रोग होता है। इसमें आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर था निमोनिया। तो निमोनिया देखिए किससे होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणुओं से मानव में निमोनिया रोग होता है। इनके जो रोग कारक हैं, रोगजनक हैं, उनको भी याद करना ही, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इस रोग में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण होते हैं। इस तरह से ये चारों रोग हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकता है। अब देखिए, प्रश्न है, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो ऐसे हमको सोचना है कि जो रोग जल के दूषित जल के बहने से हो जाते हैं,
तो उस रोग को रोकने के लिए हम क्या करें? तो देखिए पानी के द्वारा जो संचारित होने वाले रोग हैं उसमें है टाइफाइड, अमीबिता, एस्केरिसीता। अब इनके रोकथाम के लिए क्या करें? पानी को उबाल करके या फ़िल्टर करके पीना चाहिए। पानी पीने के पानी को साफ़ बर्तन में ढक कर रखना चाहिए। जलाशय हैं, कुंड हैं, मलकुंड हैं और तालाबों को समय-समय पर सब साफ़ करना चाहिए। मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के रोगवाहकों उनके प्रजनन की जगहों पर नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए आवासीय क्षेत्रों में उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर जैसे शीतल यंत्र माने कूलर की नियमित सफाई करनी चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के डिंबकों को खाने वाली गम्बूजिया जैसी मछलियां डालनी चाहिए। खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनूपों आदि में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सके। इस तरह से हम रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में हमको चर्चा करना है। तो जीवाणु खमीर या खमीर में रोगजनक प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से होने लगा है। इसे उपयुक्त जीन कहा जाता है। इस विधि से बड़े पैमाने में उत्पादित टीकों की प्रतिरक्षा कण की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए खमीर से बनने वाला यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी इसी प्रकार का टीका है। तो इस तरह से डीएनए द्वारा भी हम उपयुक्त जीन बना सकते हैं जो टीकाकरण में काम दे सकता है। फिर है प्रश्न, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाओं के अंगों का नाम लिखना है। तो प्राथमिक लसिका अंग क्या है? अस्थि मज्जा है और थाइमस ग्रंथि है। द्वितीयक लसिका अंग क्या कहलाते हैं? प्लीहा, लसिका, ग्रंथियां, टॉन्सिल, परिशोषिका, क्षुद्रांत, ये सारी द्वितीयक अंगों के नाम हैं। अब देखिए यहाँ पर इस अध्याय में निम्नलिखित संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इसका पूरा रूप बताइए। तो यहाँ लिख दिया हूँ MALT का मतलब क्या है? M का मतलब हुआ म्यूकेसल और A का मतलब एसोसिएटेड, L का मतलब लिम्फॉइड और ये हो गया टिश्यू। फिर CMI का मतलब क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर है एड्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर है NACO नाको जिसको होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये सभी टुकड़े में भी आ जाते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म बताना है, HIV का फुल फॉर्म बताना है, ये NACO का फुल फॉर्म बताना है। तो जैसा हो, जितने दिया हो उसके हिसाब से हमको इसका उत्तर देना है। फिर देखिए निम्नलिखित में भेद कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देना है। सहज या जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? सक्रिय और निष्क्रिय या अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? तो चलिए इसमें देखते हैं, पहले सहज प्रतिरक्षा या फिर और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह जन्मजात उपस्थित होती है। यह जन्म के पश्चात व्यक्ति अर्जित करता है। यदि किसी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रतिरोधकता सहज प्रतिरोधकता के घटक इन्हें समाप्त कर देते हैं। शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों के विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट कर दिया जाता है। यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। यह पूरक प्रतिरक्षी तंत्र की तरह कार्य करती है, अर्थात प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के आंशिक या पूर्ण रूप से असफल होने पर यह एक पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है। इसका उदाहरण देखिए, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, आंसुओं में मौजूद रोगाणुओं, पदार्थ, लार और भक्षकाणु कोशिकाएं, ये सहज प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं। इसमें जैसे बीटी कोशिकाएं होती हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। अब देखिए यहाँ पर है सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, तो क्या है ये? इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। अक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीव के शरीर में निवेशित किया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। यह तुरंत क्रियाशील होता है। यह हानि रहित होता है। इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया के खतरे की संभावना होती है। यह चिरस्थायी होता है। यह स्थायी नहीं होता है। इस तरह से इसमें अंतर होता है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसको समझते हैं। इसका चित्र आ जाता है। इसका चित्र आपको बड़े आसानी तरीके से समझ लेना है। प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड अणु की अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। तो ये अक्सर आने वाला प्रश्न है। इस वर्ष भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखना है। तो आपको कुछ नहीं, ये वाई आकार का इस तरह से आपको बनाना है। चित्र में आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रतिजन बंधक स्थल दोनों तरफ है। फिर यहाँ पर हल्की श्रृंखला है, डाइसल्फाइड बंध हैं, हल्की श्रृंखला के परिवर्तनशील क्षेत्र हैं, भारी श्रृंखला है और इस तरह से प्रतिरक्षी और अणु बना हुआ है। इस पिंड का केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में, तो आपको इसका चित्र बताना होगा। एक बार बोल रहे हैं, इस चित्र की एक बार प्रैक्टिस करके आपको देख लेना है। एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, उस रंगीन चित्र है, उसी तरह का ये चित्र यहाँ पर बना है। अब देखिए, यह अक्सर आने वाला प्रश्न है, वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु एचआईवी का संचारण होता है। अथवा देखिए, रक्त संचरण से फैलने वाले आज के भयावह रोग का नाम, दो लक्षण तथा मुख्य रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा देखिए, एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इसके कारण, संचरण, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय समझाइए। या फिर सामान्य सा क्वेश्चन है, एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रक्त संचरण, जननिक संसर्ग संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। कारण, यह ह्यूमन इम्यूनो विषाणु एचआईवी के कारण होता है। एड्स रोग एचआईवी का संचरण निम्न प्रकार से हो सकता है। अब देखिए ये रोग कैसे कैसे फैलता है। एक से अधिक स्त्रियों से सहवास करने में, संदूषित सिरंज का प्रयोग करने में, दूषित रक्त का आदान प्रदान करने में, अंग का प्रत्यारोपण करने में, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी का उपयोग करने में, गर्भ के समय माता से बच्चे में। अब ये रोग के लक्षण क्या हैं? एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने वाली टी सहायक कोशिकाओं की संख्या में भारी कमी होती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमणों या कैंसर के कारण मर जाते हैं। इससे मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचती है और वह अपनी स्मृति को खो देता है। अब यहाँ पर इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको नियंत्रण करने या रोकने के उपाय क्या-क्या हैं? लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। रुधिर देने वाले व्यक्तियों, प्रत्यारोपण के लिए वृक्क, यकृत, नेत्र तथा कार्निया, वीर्य या वृद्धि हार्मोन का दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों के निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है, इन्हीं से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा।